बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पे बात करेंगे। ईरान की जानिब से एक नया प्रपोजल अमरीकी सदर को भेजा गया, लेकिन अमरीकी सदर ने अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीका कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे या फिर नेवल ब्लॉकेट को जारी रखे और उसकी मईशत को तबाह किया जाए। इससे ईरान मुज़ाकरात के लिए बैठने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि वो जीती हुई जंग मेज पर नहीं हारेंगे और कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे उनको नुकसान पहुंचे। क्या ये पोजीशन बरकरार रहेगी या दोनों के दरमियान सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में होगा? प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी पीटीआई के हवाले से शामिल करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि वो सोहेल अफरीदी के खिलाफ अदालत जाएंगे, सोहेल अफरीदी की हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे। सोहेल अफरीदी की हुकूमत रहेगी या नहीं, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है चिमक गोइयाँ हैं और इस हवाले से डिस्कस भी पीटीआई के अंदर हो रहा है। पीटीआई की आपस की लड़ाई ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है और पीटीआई वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकी। 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। पीटीआई ने जलसे जलूसों का जो है ऐलान किया है। क्या इन जलसे जलूसों के ज़रिए वो कोई प्रेशर बना पाएंगे? इस पर बात करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रुजू करेंगे मुतलका फोरम से। क्या समझते हैं आप, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्यों सोहेल अफरीदी साहब के पीछे जो है लग ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ चुके हुए हैं? क्या वजह है? सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी ये मुखालफत खुद क्रिएट की है? ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, ये मीडिया ने इतना तसलसल से न कि सिर्फ मुझसे पूछा है बल्कि उनके हवाले से तकरीबन हर चैनल पे गुफ्तगू हो रही है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी काविश थी कि भाई अदालत जाएं और उसकी हुकूमत जो है उसको चलता करें, अभी कुछ होने से पहले ही जो है मीडिया उसके लिए हमदर्दियां समेट रहा है। क्योंकि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि अब ये सबकी नजरें इसी पे हैं कि ये आपने कहा जिस तरह इंट्रो में कि सभी उसको गिराने पे लगे हुए हैं। इस नैरेटिव के साथ तो ये पहले में इंडिकेट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेरे सोहेल अफरीदी साहब के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज बन गए थे। आपको सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। वो आपको शायद इल्म होगा, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था। ये कुछ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू की थी पार्टी के कुछ सीनियर क़यादत की माँ पे, और इसमें जो है फंड्स मुंजमद हो गए, फैमिली मेंबर ट्रांसफर हो गए, और इसके अलावा वो जो चेयरमैन था, मैं एक पेट्रोल गैस का कमेटी का, उससे हटा दिया। तो ये इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में मैं तो पर्सनल मरवत साहब फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या आप पर्सनल इश्यूज की वजह से जा रहे हैं या कोई आपका प्रिंसिपल स्टांस है इस हवाले से? नहीं, प्रिंसिपल स्टांस देखिए, उनको इमरान खान ने मुकर्रर किया था और मैं अभी तक जो है अपने आप को पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल स्टांस तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं खान के फैसले के बरक्स एक प्रोपोजिशन जो खान की दी हुई है 2018 में, उसको जवाब बना के उनको उठाने जा रहा हूं। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा है कि भाई ये पर्सनल इश्यूज थे और उन पर्सनल इश्यूज की वजह से मुझे ये सोचना पड़ा और ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। तो राइट नाउ कोई आपके दरमियान मफाहमत हो सकती है? कोई दरवाजे खुले हैं या बंद हो चुके हैं मफाहमत के? नहीं, सियासत में तो कोई रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ पुलों के नीचे गुजर गया। अब शायद हम वापसी का न सोचे, या वो न सोचे, वो गवारा न करें। ये बात उस दिन से खराब होनी शुरू हुई जिस दिन वो सीएम हाउस के सामने धरने में मुझे देख के जब मैं बैठा तो चले गए थे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुफाहमत जो है वो आ, इस वक्त मुमकिन है, जो खसूसन हफ्ते 10-15 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम सोचें समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत जो है वो जा सकती है खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन मैं कोई सही तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि
ابھی میں نے بارہا یاد کیا ہے کہ یہ جو علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے مابین جو جنگ شروع ہوئی، اس سے کئی اور محاذ کھل گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہیں پارٹی قیادت کے بالکل برعکس ورکرز نے جو ہیں نیازی صاحب جو ہے احمد خان نیازی کی قیادت میں ایک قلم بلند کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کسی بھی صورت میں جو ہے ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنی مضبوطی کے لیے ان لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں جو خود انہوں نے مورے بنا کے علیمہ خانم کو دیے تھے، اور علیمہ خانم جو ہیں وہ بے دستور وہی اپنی پوزیشن جو ہیں وہ شاید ابھی تک تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان کو۔ تو یہ ایک مہینے میں جو پارٹی کو جو جس بونچال نے بوچھ لیا، اس سے پارٹی جو ہے نا یکسر بالکل زمین بوس ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے لوگ باہر سے تماشا دیکھیں گے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو تاریخ میں ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے خان کے لیے کوئی کاز نہ شروع کرنے کی، یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو جو ہے زمین بوس کیا، کہ اور اس کے بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی یا جو ذمہ داریاں انہوں نے خود ایروگیٹ کی تھی وہ ان ذمہ داریوں کو نبھا نہ سکے، اور الٹا جو ہیں اپنے عقل و دانش سے ماورا اور مبرہ فیصلوں کی بنیاد پہ اور اپنی گروہی اور ذاتی مفادات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو جو ہیں سر سر اب بات سمجھ آ گئی آپ کی۔ سلمان اکرم راجہ اور فردوس شمیم نقوی صاحب میں بھی کوئی آپس میں پڑا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے پھر اس کے بعد گروپ لیفٹ کر دیا کور کمیٹی کا۔ بس وہ دھمکی تو دے جاتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب بھی میرے خلاف استعمال ہوئے نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ خود کر نہیں سکتا ہے۔ نقوی صاحب جو ہیں انٹرویو پر بھی آ جاتے تھے میرے خلاف بولنے کے لیے، تو اچھا ہے آج کل جو ہیں میرے لیے تو کرما والی صورتحال ہے، ہر طرف سے میرے مخالفین آپس میں جو ہیں ایک دوسرے پہ دبوچنے کے لیے جو ہیں نمبردازماں ہیں۔ سر یہ جلسے جلوس دوبارہ شروع کر رہے ہیں، کوئی اس کا نکلے گا نتیجہ، یا پھر بس یہ جلسے جلوس کاغذوں تک رہیں گے؟ اگر چلیں جلسے جلوس ہوتے بھی ہیں بڑے تو کوئی اثر نکلے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ انفرادی کوششیں ہیں چیف منسٹر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مومنٹم جو ہے اس کو ہم بنا سکیں۔ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے جب تک کہ پارٹی ادارہ فیصلہ نہ کر لے اور پارٹی جو ہے اس کی تمام قیادت آن بورڈ ہو کے قوم کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ چھوٹے یہ جلسے صوبہ خیبر پختونخوا میں کرنے سے یا ملک کے کسی اور حصے میں جانے سے تحریک نہیں بنے گی۔ تحریک تب بنے گی جب اچکزئی صاحب، علامہ صاحب، سہیل افریدی صاحب اور جنید اکبر خان صاحب اور سلمان راجہ اور یہ سارے جو ہیں سب قوم کے سامنے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورتحال جو ہے ورکیبل نہیں ہے۔ سر اس میں تو سلمان اکرم راجہ کی اگر بات کی جائے اس کے کمپیریزن میں اگر محمود خان اچکزئی صاحب کے بیانات دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آتا ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں ہم کوئی بڑی موومنٹ اس وجہ سے لیڈ نہیں کر سکے۔ تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی جو تحریک تحفظ آئین ہے وہ کوئی بڑا مومنٹم کریٹ کر سکتی ہے، یا پھر وہ بھی ایک ایسی جو ہے جماعت ہے یا وہ ایک ایسی تحریک ہے جو محض نام تک بہت اچھی لگ رہی ہے تحریک تحفظ آئین، لیکن پریکٹیکلٹی میں اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو اپنے اہداف حاصل کر چکی ہے۔ علامہ صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں، اور اچکزئی صاحب نیشنل اسمبلی میں۔ اس کے بعد جو ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اور کیا ہے؟ ایک پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی خود اس قابل ہیں کہ ایک بڑے ہی بہترین مومنٹم بنا کے ایک انتہائی عظیم الشان ایک پروٹیسٹ مارچ کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ایک طرف پہ اپنی سوشل میڈیا کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کے اپنے اعتماد کو بیٹھے گئے۔
दूसरी तरफ वर्कर जो है नाउमीदी का शिकार है। उनके पार्टी में जिस अंदाज से फैसले होते हैं, रोजाना गालम गलोच, रोजाना मीडिया पे इनके झगड़े, तो वर्कर हैरान और परेशान है कि ये कैसी क़यादत हमें मिली है। और यूं जो है जहां तक सलमान कमराजा साहब और चकधरी साहब के रास्तों का ताल्लुक है, ये तयन इन दोनों ने नहीं करना है, बल्कि ये तयन उन अवामिल ने और उन अहदाफ ने करना है सही। जिसके लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी है। इनके जाती इख्तिलाफात फिर माना ही नहीं रखेंगे। मयूर साहब, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत के बहुत सारे लोगों की आपस में नहीं बनती। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1 का एवेन्यू था, उस पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जो आज सोहेल वढ़ाई साहब का जो कॉलम भी आया, आपने अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसमें वो जमहूरियत और मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो बेहतरीन पर्दा है, बुरके में रहने देना चाहिए, आमरीत जो है या मार्शल लॉ जो है वो डायरेक्टली अगर आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा, ये एकदम से बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? ये बातें सोहेल वढ़ाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात की बुनियादी वजह जो है वो 28वीं आईनी तरमीम है, जिसमें जो डिमांड है पीपल पार्टी और नून से, वो शायद वो पूरा न कर सके। दूसरी तरफ जो है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं दोनों पार्टियां, क्या अवामी डिमांड्स हैं वैसे पॉलिटिक्स। 28वीं तरमीम में क्या मांग रहे हैं? 28वीं आईनी तरमीम में इन पार्टियों से अपने मंशूर के उलट चीजें मांगी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में 3 और सूबों का क़याम, 3 सूबों का बलूचिस्तान में, 3 सूबों का सिंध में और 3 सूबों का केपी में क़याम, फाटा को अलहदा सूबा बनाना या फिर उसके मरकज के नीचे लाना। इसके अलावा जो है एनएफसी में शेयर जो है वो सूबों के गठाना, सूबे के कुछ महासिल जो हैं वो मरकज को देना। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो 1973 के आईन का एक सोच है और उसकी सोच की आकाश है, वो बिल्कुल इससे मुनाफी। और 18वीं आईनी तरमीम जो है वो तो आदि वैसे ही उसकी रूह तड़प चुकी है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से, और बकाया जो है वो 28वीं में ठिकाने लग जाएगी। और ये तमाम तरामीमात अगर हो जाते हैं तो लगता ये है कि फिर ये मुल्क जो है ये सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा, और ये सारी वर्किंग जो है शायद इसी पे हो रही है। तो आप समझते हैं ये कि ये पार्टियां नहीं मानेंगी, वो जो एक सफ़ा है वो फट जाएगा, और ऐसे हालात में 28वीं आईनी तरमीम जो है वो जिस तरह से 26वीं 27वीं हुई है उस तरह से हो जाएगी? मेरा ख्याल है 28वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें फॉरगो करनी होगी। ये नहीं हो सकता है कि इनसे वो ये पार्टियां हर वो बात मान लें। और आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त में सियासी जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो कमजोर तरीन हुकूमत है, और कमजोर तरीन सियासत जो है वो आजकल इस मुमलिकत फतदाद पाकिस्तान में हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह है सियासतदानों का एक दूसरे पे हमलावर होना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, जिस तरह आजकल पीटीआई को कहा जा रहा है, या पीटीआई नून और पीपल पार्टी को कह रही है। तो बाकी सोहेल वढ़ाई की ये बात बड़ी पति की है, पर्दा रहने देना चाहिए। जिस दिन पर्दा उठ गया ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी इंतहाई बुरा होगा, पाकिस्तान के लिए भी। और फिर जो है इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि ये दूसरा निज़ाम जो है वो 1 साल भी चल सके। इसमें एक और चीज़ हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से खामोश है। ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक एपिसोड हुआ, जरदारी साहब जो है वो सिंध चले गए, इंटीरियर सिंध के दौरे करते रहे, उसमें पीपल्स पार्टी की इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी हमें मुतहरिक नजर आए। क्या बात है, ऐसा क्या है पीछे जो पीपल्स पार्टी इतनी खामोश है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि नेहरू का इशू भी है इसमें, तो वो, और अभी तक बदस्तूर ये मुतालबा है, तो लिहाजा पीपल पार्टी की तो सिंध में क़यादत जो है वो मफतूह हो जाएगी। पार्टियों के पास कुछ और रह नहीं जाएगा, इस चीज़ का इदराक नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि उतना ही उनसे लेना चाहिए जितनी ये अपनी इस कसम पुरसी की हालत में दे सकते हैं।
ورنہ یہ پردہ رہنے دیا جائے، اور جب تک یہ پردہ رہے گا تو میرا خیال ہے کہ چیزیں اچھی چلیں گی۔ محسن نقوی صاحب کے اختلافات اگر ہیں، اور ویسے میرا خیال ہے کہ محسن نقوی بحیثیت ہی انسان تو بڑا بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن ون ایونیو کا جو ایپیسوڈ ہے نا، اصل میں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑے بڑے پاورفل لوگوں کی جگہ ہے، اور یہ سی ڈی اے لاس کے منافی بنا تھا۔ اس کو اگر قانون ہے پاکستان میں کوئی، یا قانون کی حکمرانی ہو تو پھر اس کو گرنا چاہیے۔ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم قانون کی بات کریں۔ ٹھیک، البتہ ہمیشہ ہر حکومت نے ایک لیوریج دیا ہے اس پروجیکٹ کو۔ اب ایک چیز قانون میں یہ بھی ہے کہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن، کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ابھی سپریم کورٹ کا فورم رہتا ہے تو وہ بھی اویل کرنا ہوگا۔ صحیح، ماضی میں تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک فیوریبل ججمنٹ بھی ثاقب نثار کی بینچ نے دی تھی، اور شاید اس بنیاد پر بھی چلیں سپریم کورٹ جائے گا یہ کیس تو پھر جو ہے اس کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے کہ کس حد تک کیا لیگیلٹی ہے، چونکہ کلیمنٹس جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو رائٹ فلی پیسے ادا کیے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ جو سارا کیس ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے جو اپروول دیا گیا وہ غلط دیا گیا، اسی وجہ سے اس کی لیز کینسل ہو گیا۔ بہت شکریہ شیر افضل مدد صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے۔